कुमार राय एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस दोपहर के एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी जो हमें देख रहे हैं, हमारे जो श्रोता हैं, उनको याद करा दें कि आज 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल और 13 अप्रैल याद किया जाता है हमारे भारत के इतिहास में जलियांवाला बाग से। आज ही के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में 10,000 लोगों को जनरल डायर द्वारा गोलियों से भून दिया गया था। इसमें 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे। एक पार्क था और चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें थी और एक ही तरफ से एंट्री था। ब्रिटिश हुक्मरान को पता चलता है कि यहाँ कुछ भारतीय इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर कुछ बातें होने वाली हैं, कुछ मंत्रणा होने वाली है आजादी को लेकर। वो दौर था जब आजादी के मतवाले अपने देश की आजादी के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए वो जगह जगह जुलूस निकाला करते थे, जगह जगह पर कैंपेन किया करते थे। वहीं पर जनरल डायर आता है, ना कुछ कहता है, ना कुछ बोलता है, अंधाधुंध गोलियां चलाता है और इस वारदात में 10,000 लोगों की जानें चली जाती है। तो आज हम उन शहीदों को याद करते हैं और देश के प्रति न्यौछावर होने वाले, देश के प्रति खुद को अर्पण करने वाले उन शहीदों को हम अपना नमन करते हैं और उनके प्रति अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। और आज हम याद, तो ये बात थी जलियांवाला बाग। अब अपने मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। हमारा मुद्दा है, आप जान ही रहे हैं, 2024 की तैयारी शुरू हो गई है और इसके पेपर तैयार शुरू हो गए हैं और राजनीतिक दलों द्वारा 2024 की तैयारी के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने जाने लगे हैं। एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार होगा उसकी तैयारी होने लगी है। सिलेबस क्या होगा उसकी तैयारी होगी। क्वेश्चन के पैटर्न क्या होंगे उसकी तैयारी पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा होने लगी। मैं इस एग्जाम के पर्पज से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि 2024 है, कईयों के लिए इंतजार है तो कईयों के लिए तैयारी का बुखार है। तो कुछ ऐसे भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं 2024 की राजनीतिक तैयारी में जो भी एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते, एग्जाम में प्रिपेयर ही नहीं कर सकते, तैयारी ही नहीं कर सकते, चुनाव में ही नहीं बैठ सकते क्योंकि उनकी चुनावी पात्रता जो है वो रद्द कर दी गई है। अब वो चुनाव ही नहीं लड़ सकते। तो ऐसी ऐसी कहानी, ऐसे ऐसे चरित्र, ऐसे ऐसे चेहरे हैं। तो नीतीश बाबू हैं, नीतीश बाबू भी काफी रस ले रहे हैं, काफी मजा ले रहे हैं। तो वो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के साथ दिल्ली गए, दिल्ली में जाकर मुलाकातें की, दिल्ली में जाकर वो राहुल गांधी जी से मिले, खड़गे से मिले, खड़गे से बात किया और साथ साथ जाकर दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिले जो जो कहता है कि आजादी के इतिहास में, आजादी के इतने वर्षों में, अब तक के इतिहास में, अब तक की आजादी में जो मौजूदा केंद्र की सरकार है वो अब तक के भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है। ये केजरीवाल का कहना है, ये केजरीवाल का कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। और यही केजरीवाल है, कहते थे लिख के ले लो, हमारी ईमानदारी की बात करते थे, लिख के ले लो। कौन प्रश्न उठाता है, कौन हम पर सवाल उठाता है? जब चुनाव में नहीं गए थे, जब चुनावी तैयारियां नहीं करते थे, जब कुछ बने नहीं थे, जब ये एक एक्सट्रीमिस्ट थे, जब ये क्रांतिकारी थे, तो कहते थे उन्हें सत्ता का कोई शौक नहीं है, वो गाड़ी नहीं लेंगे, वो बंगला नहीं लेंगे, वो कोई पद नहीं लेंगे। लेकिन आज जिन जिन बातों को नकारने की बात कहते थे अरविंद केजरीवाल, आज उन सभी चीजों को अपनाते नजर आ रहे हैं, आज उन सभी चीजों को करते और भुनाते नजर आ रहे हैं। ये केजरीवाल और केजरीवाल का चरित्र यहाँ दिख रहा है और कह रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है, अब तक की सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार। और जो जो पार्टी वाले भ्रष्टाचार के दलदल में धंसे हुए हैं उनके साथ वो गठबंधन करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। अब नीतीश जी की बात कर लेते हैं। नीतीश जी से पत्रकार ने पूछा कि आप भविष्य में प्रधानमंत्री के तौर पर क्या देखते हैं, भविष्य में वो प्रधानमंत्री के तौर पर अपना आकलन क्या करते हैं, तो भविष्य के तौर पर प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं? जब ऐसा ही सवाल नीतीश जी से पत्रकार ने किया तो कहा
कि देखिए अभी हम इस तरह की बातें नहीं करेंगे, अभी ये वक्त नहीं है कि इस तरह की बातें किया जाए। लेकिन नीतीश जी की महत्वाकांक्षाएं प्रबल है, साथी बदल लेते हैं लेकिन मुख्यमंत्री का पद वो अपने पास ही रखते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं कितनी बड़ी है, उनकी महत्वाकांक्षा का रंग कितना बड़ा है, वो कितने बड़े महत्वाकांक्षी हैं। और राजनीति में इतिहास में हम बात करें कोई नेता पद के लिए सीट्स के लिए कितनी महत्वाकांक्षी हो तो नीतीश जी से बड़ा कोई महत्वाकांक्षी नजर नहीं आता है। अब ये विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, अब ये विपक्षी एकता की बखान कर रहे हैं, अब ये विपक्षी एकता की गवाही की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से बेदखली की बात कर रहे हैं। इसमें लालू के लाल भी हैं, तेजस्वी जी भी हैं और तेजस्वी जी भी बोलते हैं हम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को हटाने चाहिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब तक के भारत की भ्रष्ट सरकारों में से अपने भ्रष्टाचार नहीं देख रही है और जो भ्रष्टाचार की गवाही कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के कसीदे पढ़ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार की कहानी कह रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के राग गा रहे हैं, वो खुद भ्रष्टाचार की स्याही में अपने हाथ रंगे हुए हैं। नीतीश जी के साथ राष्ट्रीय जनता दल में के साथ सरकार बनाए हैं बिहार में, तेजस्वी भैया खुद भ्रष्टाचार की कहानी में रमे हुए हैं। ईडी की कहानी उनके पीछे है, ईडी उनके पीछे लगा हुआ है, कभी भी वो गिरफ्तार होकर जेल जा सकते हैं, जेल में रम सकते हैं। और कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं, यही कांग्रेस का भ्रष्टाचार था जो नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने में बड़ा योगदान दिया। अब खुद याद होगा 2G था, CWG था, कोलगेट था, ना कितने इतने घोटाले थे जो केंद्र में नरेंद्र मोदी को लाने में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। केजरीवाल भी कह रहे हैं, खड़गे भी कह रहे हैं, खड़गे भी खूब कहानी कह रहे हैं, खड़गे कह रहे हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उद्योगपतियों के साथ मिली हुई है, उद्योगपतियों के साथ गलतियां कर रही है और यहाँ की जो गरीब जनता है उसे खाने को नहीं मिल रहा है। और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने दोस्त अडानी और अंबानियों को आवंटित कर दे रहे हैं, वो जनता के पैसे का दोहन कर रहे हैं, जनता की संपत्ति का दोहन कर रहे हैं। ऐसी कहानी का वो सूत्रधार है, ऐसी कहानी गढ़ रहे हैं, ऐसी कहानी कर रहे हैं, कह रहे हैं, ऐसी कहानी का चरित्र यहाँ पर दर्शाने की नजर आ रहा है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से कोई ये नहीं पूछता है, आज जो विपक्षी एकता की वकालत कर रहे हैं, विपक्षी एकता की कहानी को बनाने और गढ़ने की कहानी करे, कोई इनसे भी तो पूछे कि आपकी सरकार राजस्थान में है और राजस्थान के मुखिया है अशोक गहलोत और इसी अशोक गहलोत की सरकार में राजस्थान में इन्वेस्टमेंट अडानी का है। तब ये कुछ बोलते नजर नहीं आ रहे हैं, तब कुछ कहते नजर नहीं आ रहे हैं, तब जो है इनकी जुबान जो है वो सिल जाती है, तब ये कुछ नहीं बोलते। तो केजरीवाल की महत्वाकांक्षाएं तो जागी ही है और साथ साथ नीतीश जी की महत्वाकांक्षाएं जागृत है। बिहार में हम बात करें या हम बंगाल की बात करें, ये सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देश में सत्ता परिवर्तित होनी चाहिए। गुजरे 8 सालों में 9 सालों में जब से इनकी फेवरेबल सरकारें नहीं, खैर नीतीश जी को छोड़ दी, नीतीश जी तो हम सफर में हम सफर बदलने की उनकी कहानी है। बाकी जितनी पार्टियां हैं उनकी हम बात करें 8 साल 9 साल में ये बहुत पीड़ित है। एक समय था जब आपने देखा कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले जब तीसरी बार बम्पर जीत से जीत कर आई दीदी, तो उनकी भी महत्वाकांक्षाएं जागृत हो गई थी, वो भी देश के कोने कोने में घूम रही थी, देश के कोने कोने में जाके प्रचार प्रसार कर रही थी, अपनी बातें कहते नजर आ रही थी, अपनी बातों को लोगों के समक्ष रखने की वो पुरजोर कोशिशें कर रही थी और पुरजोर तरीके से लोग भी जाके अपनी बातों को रख रही थी, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने की वो भूमिकाएं बांध रही थी। विपक्षी एकता की मिसाल कायम करने की कोशिश की, दिल्ली गई, महाराष्ट्र गई, उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, दिल्ली गए, दिल्ली में कजरू थे, आज भी कजरू है दिल्ली में, कांग्रेस को भी साधने की कोशिश की, लेकिन उनकी कहानी जो है, उनकी जो पहल है वो धरी की धरी रह गई। आज ममता बनर्जी का क्या हाल है, जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को तानाशाह कहती हैं, तो रामनवमी के दिन दंगे हो जाते हैं। बिहार में हम बात करें
बिहार में नीतीश जी की गृह शहर नालंदा में हमले हो जाते हैं, मंदिर फूके जाते हैं, पुराने मस्जिद जला दिए जाते हैं। तो अपने घर में जो आग लगी है उस आग को ये संवारने की ये कोशिश नहीं कर रहे हैं। और हाँ, विपक्षी एकता बनने की शिवमोर की कहानी करते नजर आ रहे हैं। विपक्षी एकता का हिस्सा बनने की ये पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि विपक्षी एकता की कोशिश बनकर किस प्रकार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाए और एक ऐसी खिचड़ी सरकार लाई जाए जहां पे खिचड़ी सरकार लाने के बाद एक मंत्रालय को कौड़ियों के भाव बांटा जाए और अपनी अपनी मलाई मारा जाए, जैसा हमेशा होता रहा है। वैसी ही सरकार लाने की ये पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। तो ये केजरीवाल और नीतीश जी की कहानी है। नीतीश जी कल आए तो कल हमने देखा सोशल मीडिया से देखा था कि तेजी बाबू अपने बेटी को भी लेकर आए थे, उसे कुछ कर रहे थे, सलाह रहे थे छोटी बच्ची को। चलिए अच्छी बात है, ये कहानी ये देखने में बड़ा सुखद अनुभूति होती है, ये सब चीजें अच्छी लगती है। केजरीवाल से भी मिले। केजरीवाल जो कहें तो राजनीति के घुंघरू सेठ है, तो राजनीति के सबसे बड़े नटवर लाल है केजरीवाल। केजरीवाल जैसा राजनीति में कोई नटवर लाल नहीं मिलेगा और नीतीश जी जैसा राजनीति में कोई पलटू राम नहीं मिलेगा। ये नटवर लाल और पलटू राम जो दोनों का कोलाब्रेशन देखने को मिला, दोनों की कहानी देखने को मिली, दोनों की जोड़ी जो एक हिट जोड़ी के तौर पर देखने को मिला कि एक तरफ नटवर लाल थे, एक तरफ पलटू राम थे। अब नटवर लाल को देख लीजिए, नटवर लाल कहते हैं जो मैंने पहले भी कहा कि अब तक के भारत में उन्होंने मोदी सरकार से बड़ा कोई भ्रष्टाचार वाला सरकार नहीं देखा। मोदी सरकार से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई गवर्नमेंट आज तक भारत के इतिहास में नहीं देखी। भैया इनके ही मंत्री हैं, भ्रष्टाचार में नप गए हैं। जिस मोहल्ला क्लिनिक का बखान करते करते कजरू थकते नहीं थे, आज मोहल्ला क्लिनिक की शुभारंभ करने वाले, मोहल्ला क्लिनिक को बढ़ावा देने वाले, मोहल्ला क्लिनिक का प्रचार प्रसार करने वाले, जो भारत की आयुष्मान योजना का जो मिलता था बजट, उसे वो मोहल्ला क्लिनिक में खर्च करते थे। उसकी तारीखों के कसीदे पढ़ने वाले, उसकी तारीफ करने वाले, उसमें गढ़ने वाले कजरू आज उनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन सलाखों के पीछे हैं। अब इस पर कौन बात करेगा? अब इस पर बात नहीं करेंगे। हालत तो ये हो गया है कि सत्येंद्र जैन बोलता है कि उसे कोरोना हो गया था, उसे कुछ याद नहीं है। जिंदगी के सारे क्रियाकलाप सत्येंद्र जैन को बखूबी याद है, लेकिन सत्येंद्र जैन को यह याद नहीं है कि किस किस को आवंटन किया, कहानी कैसे गढ़ी, क्या घोटाले हुए। उस सत्येंद्र जैन को कुछ भी याद नहीं है। बहरहाल ईमानदारी के कसीदे पढ़ने वाले, ईमानदारी के गुल खिलाने वाले, ईमानदारी के शब्दबाग दिखाने वाले इस केजरीवाल का जो मंत्री है वो जेल के अंदर ही मसाज खाना खुलवा देता है, जेल के अंदर ही मसाज कराता है, जेल के अंदर ही मसाज की पूरी थेरेपी लेता है और कहता है ये सब मसाज नहीं, ये डॉक्टर के द्वारा कराया जा रहा है। भाई एक अपराधी द्वारा, एक जेल में कैदी के द्वारा कोई डॉक्टर के कहने पर मसाज थेरेपी दी जाएगी? भाई ये जो आई थी पहले जो जो हमारे जैसे फेसबुकिया पत्रकार यूट्यूबर जो है उनको तो बहुत मजा आया। भाई ये ऐसे भी तरीके हो सकते हैं इलाज के ऐसी भी कहानियां हो सकती हैं, इलाज के ऐसे भी चरित्र हो सकते हैं, इलाज के ऐसे भी तराने हो सकते हैं। ये से जानने के बाद, सुनने के बाद, सोचने के बाद हमें हंसी तो आती है और कहीं ना कहीं तरस भी आता है कि यही भारत है, यही भारत का चरित्र है, यही भारत का चेहरा है। क्या इसी भारत की कहानी को हमने सोचा और गढ़ा था? और यही कजरू है, यही कजरुद्दीन है जो कहते हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक। तो यही कजरुद्दीन के एक और मंत्री हैं जो कहते हैं सिसोदिया जैसा बेहतर शिक्षा मंत्री भारत में कहीं नहीं। इनके शिक्षा मंत्री की हालत यह है कि वो भी जेल के सलाखों के पीछे है। भैया मंत्रालय तो था इनका शिक्षा का, लेकिन कांड किया शराब का, शराब के ठेकेदारी के में फंस गए, आबकारी नीति में फंस गए, घोटाले में फंस गए। अब इनके शिक्षा मंत्री जो है शराब घोटाले में फंस के पीछे हो गए हैं, सलाखों के पीछे हो गए हैं। अब इस पर ये कोई बात करते नजर नहीं आएंगे। अब यही केजरीवाल भारत के कोने कोने में घूमता था। हाँ आपको याद दिलाए, जब गुजरात चुनाव था लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर के महीने में, जब एक गुजरात में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे तो गुजरात के स्कूलों में जाते थे,
और वो दिल्ली की शिक्षा मॉडल की बात करते थे, दिल्ली के फलाना स्कूल ऐसा है, वर्ल्ड लेवल का है, ये है, वो है, तमाम तरह की बातें करते थे। अब इनके शिक्षा मंत्री जेल गए, तो आतिशी जी को उन्होंने शिक्षा मंत्री बनाया। कल ही एक वीडियो देख रहे थे, तो आतिशी जी एक स्कूल में गई, स्कूल की हालत फॉर टीचर थी, स्कूल पूरा फॉर टीचर था वो, और पूरी वीडियो है वो ट्रोल होते नजर आ रही थी। पूरे वीडियो में प्रकाशित होने के बाद जो शिक्षा मंत्री हैं, वहां के शिक्षक थे सरकारी स्कूल के, उन्हें वो आड़े हाथों ले रही थी। और ये वीडियो आने के बाद ट्रोलर गैंग है वो केजरीवाल और केजरीवाल सरकार को भी पूरा ट्रोल कर रहा था, उनकी कहानी को पूरा वो घसीट रहा था, उनकी कहानी में उनका छीछा लेदर करते नजर आ रहा था। अब देखिए, कजरुद्दीन को मैं एक और बात कहूँ यहाँ पे, कजरुद्दीन भी दिल्ली जाने के सपने जो है पाले हैं, तो कजरुद्दीन के सपनों में मैं एक और चार चांद लगाता हूँ। यही कजरुद्दीन के मंत्री अब जेल गए हैं, तो एक राज्यसभा सांसद है, वो कहते हैं कि जेल में इनके मंत्रियों को प्रताड़ित की जा रही है, ईडी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, सीबीआई द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, संजय सिंह कहते हैं। और यही इनका शिक्षा मंत्री है, जब ये पेशी के लिए आता है ईडी के साथ, हंसते मुस्कुराते नजर आता है, भैया जिसको लतियाया जाएगा, इसको कूटा जाएगा, इसको मारा जाएगा, क्या उसके चेहरे पे हंसी की रेखा से फूटती हुई नजर आएगी? कभी देखा लात खाने वाला आदमी कभी हंसता है? तो हंसते नजर नहीं आएंगे, मुस्कुराते नजर आएंगे, कहानी कहीं कहानियां गढ़ते नजर आएंगे। यही चाल, यही चरित्र, यही चेहरा यहाँ बारह में दिखे पड़े। और कदरुद्दीन जो है वो फरमाते नजर आ रहे हैं कि उनकी सरकार जो है ये आजाद भारत की सबसे ईमानदार सरकार, और इनकी स्कूल जो है, स्कूल पॉलिसी जो है भारत में ऐसी कहीं नहीं है जैसी इनकी स्कूल और शिक्षा प्रणाली है। मान सकते हैं कि दिल्ली का स्कूल बहुत अच्छा होगा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, लेकिन स्कूल अच्छे रहे होंगे, इसमें कोई नो डाउट नहीं है, क्योंकि दिल्ली को दिल्ली बनाने में शीला दीक्षित जी का भी अहम योगदान था। तो केजरीवाल जब से आए हैं, तो केजरीवाल जी को लेकर एक अहम योगदान क्या रहा है? केजरीवाल जी को लेकर सबसे ज्यादा अहम योगदान ये रहा है कि इन्होंने भारत के हर एक कोने में, भारत के उन सुदूर क्षेत्रों में जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है, वहां के जो अंग्रेजी अखबार आते हैं या उस भाषाओं के अखबार आते हैं, वहां पर भी केजरीवाल का हंसता हुआ मस्तमौला चेहरा अखबारों में छपता नजर आता है। दिल्ली और नोएडा से आने वाले तमाम टीवी चैनलों में केजरीवाल के विज्ञापन आते हैं। हिंदी पट्टी में जो अखबार आते हैं जहां पे केजरीवाल का कोई वर्चस्व नहीं है, जहां पे योगी जी की सरकार है, जहां पे नीतीश जी की सरकार है, जहां हेमंत जी की सरकार है, उत्तराखंड जैसे इलाकों में जहां केजरीवाल की पार्टी का कोई बहुत बड़ा मंजर भी नहीं है, वहां पर केजरीवाल छपते नजर आते हैं। भैया पूरी मीडिया को पैसा देके बांट दिए हैं, और दिल्ली के सड़क देख लीजिए, दिल्ली के हालात देख लीजिए, दिल्ली की कहानी देख लीजिए, और केजरीवाल अपने आप को कहता है कि वो जो है जनता की सरकार लेकर आया है, वो जनता की कहानी लेकर आया है। तो केजरीवाल ही फंसे हुए, इनकी कहानी फंसी हुई है। और रही बात केजरीवाल नीतीश को जो जागा है दिल्ली का बुखार, ये दिल्ली की बुखार, दिल्ली की कहानी का जायका यही नजर आ रहा है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक समय दीदी को भी दिल्ली का नशा छाया था, अब दिल्ली का नशा दीदी को धीरे धीरे उतरता नजर आ रहा है। दिल्ली को समझ में आ गया भाई, दिल्ली का सपना ना देखा जाए, बंगाल ही बचाया जाए। अगर दिल्ली का सपना ज्यादा देखा जाएगा तो भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें जीती थी और इस बार 70 सीटें जीत गई। अगर अपना ही बंगाल नहीं बचाया जाएगा तो भाजपा ने जितनी सीटें जीती लोकसभा चुनाव में, उसके कहीं और इजाफा ना हो जाए, और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, जो बंगाल की कहानी है, जो बंगाल का तुष्टिकरण है, अगर भाजपा उसमें और जीत जाती है तो उनकी तुष्टिकरण की कहानी की का स्वाद जो है कुछ बदला बदला सा नजर आएगा। हम बिहार की बात ही कर रहे हैं, नीतीश जी की हम बात ही कर रहे हैं। हम सब ने देखा कि बिहार की कहानी क्या नजर आई। अब मान लीजिए ये लोकसभा चुनाव में जाएंगे, देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, मान लीजिए गठबंधन हो जाता है, मान लीजिए थर्ड फ्रंट बन जाता है, मान लीजिए कांग्रेस और इनका गठबंधन, बेमेल गठबंधन मोदी को रोकने के लिए सारे जो हारे आशिक है राजनीति के सब एक जगह आ जाते हैं, गठबंधन बन जाता है। तो ये बंदा जाके बिहार में जाके यूपी वोट मांगेगा, यूपी वाला केरला में, केरला वाला तमिलनाडु में, जैसे जैसे वोट मांगे अपने वोटों को भुनाते नजर आएगा। तो कोई इनसे सवाल पूछेगा? जब देश में रामनवमी चल रही थी, जब रामनवमी का त्योहार था, जब राम लला को लोग याद कर रहे थे, तो
उस दिन आपका बिहार क्यों सुलग गया? एक तरफ जहां आपका बिहार सुलग गया, बिहार में लोगों के घर फूक दिए गए, लोगों के धार्मिक स्थल फूक दिए गए, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो, कोई भी हो। लॉ एंड ऑर्डर जब हाशिए पर था तो मुख्यमंत्री साहब आपको इफ्तार पार्टियां सूझ रही थी। आप दर्द बांटने के बजाय इफ्तार पार्टियों का लुत्फ उठा रहे थे। जो आदमी इतना ज्यादा नेगेटिव हो, इतना ज्यादा नकारात्मक हो, जो आदमी का ऊर्जा नकारात्मकता की कहानियों में घिसा पिटा हो, जहां नकारात्मकता की कहानी नजर आती हो, वहां कैसे एक मुख्यमंत्री, नीतीश जी तो कोई पहली बार मुख्यमंत्री नहीं बने। नीतीश जी 2008 से बिहार, इनका अनुभव तो काफी ज्यादा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। इसी जंगल राज की दुहाई देकर वो बिहार की राजनीति में उन्होंने वापसी की, आज उनके साथ सरकार बनाई। चलिए बात की बात, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इस पर मैं चर्चा नहीं करता हूँ। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर जो फेल हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी जल गई, उनके इबादत गाह का नुकसान हुआ, जो लोगों की मृत्यु हुई, वो जो बिहार का चरित्र नजर आया है, उस पर आप क्यों नहीं कुछ बोलते नजर आते? इस पर क्यों जो है आपकी जुबान जो है वो सेकुलरिज्म के धागे से सी जाती है? इस पर आप क्यों बोलते नहीं? आप सोचते हैं आपको दिल्ली नजर आ रहा है, दिल्ली का तख्त नजर आ रहा है, आपको दिल्ली का तख्त 2014 में भी आपने देखने की कोशिश की थी, दिल्ली के तख्त पर जाने की कोशिश की थी, तब तो उसका आपका हाल क्या हुआ था? भाई अब दिल्ली में के तख्त में जाने के लिए आप जो है मीडिएटर का काम कर रहे हैं, मध्यस्थ का काम कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि नीतीश जी खुद बिहार में ही आपकी सरकार जो है आपके बदौलत नहीं बनी है, वहां पे गठबंधन का सहारा है, आपकी सीटें खुद घट गई, आपकी कहानियां खुद घट गई हैं, आपका चरित्र खुद घट गया है, और आप जो है दिल्ली में सरकार बनाने के लिए मध्यस्थ की भूमिका बांध रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद भी नजर आ रहा है। ये बिहार की कहानी। अब बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम कसा गया है, अभिव्यक्ति की आजादी को किस तरह ढका गया है, और अभिव्यक्ति की आजादी को किस प्रकार तोड़ा गया है, अभिव्यक्ति की आजादी को किस प्रकार मरोड़ा गया है, ये कहानियां गढ़ी जा रही, ये कहानियां कही जा रही। जब अभिव्यक्ति की आजादी पर इतना रोना धोना है तो भाई मनीष कश्यप, तो उस मनीष कश्यप को, जो पत्रकार है, मीडिया पत्रकार है चाहे जो, वो जो बातें रख रहा था, वो जो कहानी गढ़ रहा था, तो क्या उसको गिरफ्तार करना व्यक्ति की आजादी नहीं है? तो खतरा नहीं है? क्या उसके कोई व्यक्ति की आजादी नहीं है? बताइए। एक मनीष कश्यप तमिलनाडु में हिंदी भाषी भोजपुरियों बोलने वाले हमले वाली कहानी को जब अमर उजाला जैसे अखबार प्रकाशित करते हैं तो उनका हवाला लेकर उस पर स्टोरी ज्यादा खुद जाता है दक्षिण भारत तमिलनाडु में, और वहां कहानी बनाता है। कहा जाता है कि लड़ाने का काम कर रहा है, फर्जी खबरें बना रहा है, फ्रॉड है, प्लांटेड है, तमाम तरह की बातें की जाती। लेकिन फिर वही जुबैर जब एक फ्लर्ट करता है सोशल मीडिया में, जब किसी स्टोरी को लाग लपेट करके उसको मतोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है, नुपुर शर्मा वाली कहानी को, और जब लास्ट ईयर एक टेलर मास्टर की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है जोधपुर में, तो जबरा जुबेर को लेकर तो कोई बोलता नजर नहीं आता है। एक मनीष कश्यप के लिए, एक मनीष कश्यप जो बिहार से आता है, बहुत ही मध्यम परिवार से आता है बिहार से, उसके खिलाफ कोर्ट में कपिल सिब्बल जैसा वकील खड़ा हो जाता है, और वही एक जबरा जुबैर, देश की संप्रभुता के साथ खतरा जबरा जुबैर, उसके लिए जो है न्यायालय भी खड़ी हो जाती है, उससे बड़ा पत्रकार मान लेती है, करोड़ों के रुपए लेता है वो, फैक्ट चेक के नाम पे इस देश का जो एक बहुसंख्यक वर्ग है उसके खिलाफ लगातार वो जहर घोलने का काम करता है। वो कोई ट्वीट कर देता है, वो कोई बातें रख देता है, तो कई माननीय है, कई सोशल है, जो कोई सेकुलरिज्म के जो उपासक है, वो जेएनयू गैंग वाले हैं, उनकी छाती चौड़ी हो जाती
ये दो राय दो कहानी यहाँ पर साफ-साफ और छिछली राजनीति का रंग यहाँ पर साफ-साफ नज़र आता है कि चरित्र क्या है, चेहरा क्या है, चेहरे का रंग क्या है, चेहरे का जायका क्या है। वहीं नीतीश जी आपके राज्य में एक युवक है जो खुद से काम शुरू करता है, खुद की कहानी गढ़ता है, ना कोई आपका मदद लेता है, ना कोई रिजर्वेशन लेता है, ना कोई आरक्षण लेता है, ना आरक्षण का सहारा लेता है। अपने से काम की शुरुआत करता है, मेहनत करता है, तो उसको बंद कर दिया जाता है। अभी आपकी पुलिस है, उस गरीब के घर में जाती है, उस मिडिल क्लास के घर में जाती है, उसका घर में ईंट से ईंट बजा देती है, तो घर की नीलामी और कुर्की कर देता है। और कोई अपराधी होता है, अपराधी गैंग वाले होते हैं, उनके लिए कुछ नहीं बिगाड़ता है। यही बिहार में जब एक आतंकी मारी जाती है, इस तरह जहां तो आप कहते थे बिहार की बेटी है, तो यही कहानी, यही चरित्र, यही चेहरा तो साफ साफ नजर आता है। आपसे आपका राज्य सुधरता नहीं है, आपसे आपका राज्य संवरता नहीं है। आपके राज्यों की कहानी है बेरोजगारी का अलग शिखर पर है, ना उद्योग है, ना धंधे हैं। सारे बिहारी पलायन करके उत्तर प्रदेश जाते हैं, मुंबई जाते हैं, देश के तमाम कोने कोने में जाते हैं। बिहारी का मतलब ही होता है पलायन। तो इसके बारे में नीतीश बबुआ कुछ नहीं बोलेंगे, इसके बारे में नीतीश चचा कुछ नहीं बोलेंगे। यही कहानी है, यही चरित्र, यही चेहरा है जो हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। एक तरफ केजरीवाल है, एक तरफ नीतीश है, दोनों में सत्ता का बुखार, सत्ता की कहानी का बुखार वो जागृत है। दोनों ही सत्ता की ओर आना चाहते हैं, दोनों को दिल्ली जगमगाते हुए दिख रही। दिल्ली की सत्ता एक जगमगाता पुंज है उनकी। लेकिन ये भी बात मानने वाली है, मैं आखिरी सेगमेंट में बात करूंगा। अब राहुल भैया चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में जो वायनाड की भी सीट है, अब वहां पिंकी ही चुनाव लड़ती नजर आए। अब राहुल भैया अगर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, ये सोचने और समझने वाली बातें होंगी कि अब क्या होगा, अब चरित्र क्या होगा, अब चरित्र में क्या परिवर्तन, क्या कांग्रेस अपने कांग्रेस के पाले से निकल के या कहीं और की कहानी की ओर मुड़ रुख करती नजर आएगी। अब कहानी क्या होगा, अब ये सोचने और समझने वाली बात है। अब ये लोग किस ओर जाने वाले हैं, राजनीतिक रंग, राजनीतिक कलर किस ओर बदलने वाला। पहली बात है, अगर आप पीएम के पद पर तौर पर देखते हैं, भले नीतीश ने कल बोल दिया कि वो पीएम के पद के तौर पर अभी चर्चा का विषय ही नहीं है, बाद में सोचा जाएगा कि पीएम के पद पर कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लेकिन हाँ, चेहरा तो वही होगा ना जिसको भारत के कोने कोने में लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप में जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। दोस्तों, फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ और एक नए विश्लेषण के साथ। तो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप सुझाव भी दे सकते हैं, आप में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और जो मित्र हमें देख रहे हैं, जो हमारी पत्रकारिता को बल देना चाहते हैं, वो हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। वो हमें फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर आर्थिक अनुदान कर हमारी पत्रकारिता को भी बल दे सकते हैं। दोस्तों, फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ और एक नए एपिसोड के साथ। तो आज के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।